हाय दोस्तों, मैं अजय धस्माना लेकर आया हूँ अपनी लिखी कहानी जिसका शीर्षक है ज़िंदगी का सफ़र। और कहानी इस तरह से है। जेठ की तपती दोपहरी में एक हल्का सा हवा का झोंका सुधा के गालों को छूते हुए गुजरा। वह हड़बड़ाई और चौंकी। उसे किसी के अपने आसपास होने का एहसास हुआ। वह बड़बड़ाई, सुधाकर। फिर कुछ सोचते हुए वह अपने आप से बोली, नहीं नहीं, वह तो 3 दिन पहले ही गया है अपनी ड्यूटी के लिए। सुधा ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों से अपने गालों को छुआ। उसने अपने गालों पर ठंडी हवा के स्पर्श से बने निशान पहचानने की कोशिश की। वह थोड़ा शर्माई। अभी 3 दिन ही तो हुए हैं सुधाकर को अपनी ड्यूटी के लिए कश्मीर गए, लेकिन प्रीत की डोर भी गजब की है ना। ऐसे बंधी है कि हर पल सुधा के मन मस्तिष्क में सुधाकर का चेहरा, उसकी बातें, उसकी मुस्कुराहट उमड़ घुमड़ कर तैरती रहती हैं। कल ही तो वीडियो कॉलिंग की थी सुधा ने सुधाकर से। बड़ा खुश था सुधाकर। जल्दी ही मिलने और रोज दिन में एक बार फोन करने का वादा किया है सुधाकर ने सुधा से। दिल्ली के बसंत विहार में रहने वाले विनायक जी का पुत्र कैप्टन सुधाकर आर्मी के कश्मीर स्थित पुलवामा बेस कैंप में तैनात है। सुधा कैप्टन सुधाकर की मंगेतर और प्रेमिका है। पिछले महीने ही 1 महीने की छुट्टी आए सुधाकर ने कॉलेज के दिनों की अपनी प्रेमिका सुधा के साथ अपने परिजनों की उपस्थिति में सगाई की थी। बड़े धूमधाम से सगाई की रस्में हुई। सगाई के दिन सुधा ने लाल रंग का लहंगा पहना था। सगाई के पांडाल की दूधिया रोशनी में सुधा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे चांद का एक टुकड़ा गहरी लालिमा लिए अवतरित हो गया हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखें टिमटिमाते तारे की तरह दिख रही थी और सुधाकर ने गहरे बादामी रंग की शेरवानी पहनी थी। 5 फुट 8 इंच का सुधाकर भी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। सगाई के मंडप में दोनों की आंखें एक दूसरे से चार हुई। दोनों एक साथ मुस्कुराए। दोनों के चेहरे पर आई ये मुस्कान विजयी मुस्कान जैसी लग रही थी। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना। कॉलेज के दिनों के प्रेम की सुखद परिणति जो हो रही थी। सगाई के बाद सुधाकर का सुधा के घर आना जाना बढ़ गया था। सुधाकर पुराने हिंदी फिल्मों के गीत और गज़लों का शौकीन था। अक्सर वह किशोर कुमार का गीत जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र गाता, या फिर कभी जगजीत की ये गज़ल गाता, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। सुधा उससे कहती कि ये दर्द भरे गीत यादों के जख्मों को हरा कर देते हैं, और तब सुधाकर उसे देखकर मुस्कुरा देता। उस दिन शहर के प्रतिष्ठित मॉल के मल्टीप्लेक्स में दोनों ने परमाणु फिल्म देखी। फिर एक रेस्तरां में दोनों ने डिनर किया। तब तक रात के 10 बज चुके थे। मौसम का मिजाज बिगड़ रहा था। तेज़ हवाएं चल रही थी। डिनर के बाद सुधाकर ने अपनी कार सुधा के घर की तरफ मोड़ दी। कार के म्यूजिक सिस्टम में बज रहे जगजीत की गज़लों के साथ सुधाकर गज़ल गुनगुनाने लगा। सुधा जब उसके साथ होती तो उसका मन 7वें आसमान में होता। मन झूमता, मानो शरीर का अंग अंग मस्ती में डूबना चाह रहा हो। सुधाकर की कार तेज रफ्तार से सड़क को रौंदती जा रही थी। सुधा भी आंखें बंद कर जगजीत की गजल के साथ ही सुधाकर की गुनगुनाहट सुन रही थी। तभी चर्र के साथ गाड़ी रुकी और सुधा की तरफ देखते हुए सुधाकर बोला, लो आ गया घर। और सुधा ने उंगली लेते हुए कहा, ऐसा लग रहा था जैसे वो आनंद के सागर में गोते लगा रही थी। आनंद? हाँ आनंद, सुधाकर के संगत का आनंद। सचमुच में असीम आनंद के पल जी रही थी सुधा। सुधाकर अपनी सीट का दरवाज़ा खोलकर कार से बाहर आ गया। सुधा भी कार से बाहर आ गई।
मौसम का मिजाज अभी तक बिगड़ा हुआ था। तेज हवाएं चल रही थी। तभी आसमान में बिजली कड़की और घबराई सी सुधा सुधाकर से लिपट गई। सुधाकर हड़बड़ाया। उसने एक हाथ से सुधा की पीठ को थामा और दूसरे हाथ से वो सुधा के बालों को सहलाने लगा। तभी आसमान से झमझम बरखा की बूंदें टपकने लगी। प्रकृति भी जैसे प्रेमियों के मिलन को अपने रंग में रंगना चाह रही हो। सुधा सुधाकर की बाहों में कसमसाई और सुधाकर ने उसे अपनी बाहों में भींचते हुए उसके गालों को अपने होठों से स्पर्श किया। लेकिन तभी ये क्या, सुधा ने एक झटके से सुधाकर को अपने से अलग कर दिया। उसका चेहरा लाल से लाल हो गया था और सुधाकर की सांसें तेज तेज चल रही थी। उनके वर्षों के प्रेम की अवधि में पहली बार वे दोनों मर्यादा तोड़ने जा रहे थे। इस दौर में जबकि प्रेम का मकसद ही देह मिलन हो, तब सुधा और सुधाकर का प्रेम देह मिलन के मकसद से कोसों दूर था। बारिश की तेज बौछारें और बादलों की कड़कड़ाहट के बीच अजीब सी शांति पसर गई थी वहां। तभी सुधा ने कुछ सोचा और उसने जोर से सुधाकर का हाथ अपनी ओर खींचा और उसकी हाथों की हथेलियों को अपनी होठों से चूम लिया। सुधा को लग रहा था कि कहीं सुधाकर को कोई अपराध बोध तो नहीं हो गया, और सुधाकर के मुंह से हल्की सी चीख निकली, ओए मां। उसकी हथेलियों पर सुधा के होठों के स्पर्श ने उसके शरीर के रोम रोम को रोमांचित कर दिया था। और तभी सुधा तेज तेज कदमों से अपने घर के गेट की तरफ गई और सुधाकर से बोली, बाय, कल मिलते हैं। गेट खोलने से पहले वो एक बार पीछे को मुड़ी। सुधाकर उसे एकटक निहार रहा था। सुधा मुस्कुराई और गेट खोलकर अपने घर के अंदर चली गई। सुधाकर ने भी कार स्टार्ट की और उसने कार को अपने घर की तरफ मोड़ दिया। इस बार की सुधाकर की महीने की अधिकांश छुट्टियां सुधा के साथ बीती। 3 दिन पहले ही तो गया है सुधाकर अपनी ड्यूटी को। तब से अटपटा सा लग रहा था सुधा को। इतने वर्षों के प्रेम में इस बार ही विरह की पीड़ा सबसे ज्यादा हो रही थी सुधा को। तभी तो आज हल्के हवा के झोंके ने उसको सुधाकर के होने का एहसास करा दिया था। वो सुधाकर के ख्यालों में डूबी थी कि तभी उसकी मां ने उसे आवाज दी, सुधा कहाँ हो, प्रोफेसर रमन आए हैं। मां की आवाज ने उसके ख्यालों के क्रम को तोड़ा और वो बोली, आई मां। सुधा प्रोफेसर रमन के दिशा निर्देश में पीएचडी कर रही है। प्रोफेसर रमन सुधा की मां से बातों में मशगूल थे। सुधा ने उनके पास जाकर उनका अभिवादन किया और उनकी कुशलक्षेम पूछी। पिछले 1 माह से मुलाकात नहीं हो पाई थी सुधा की उनसे। एक तो सगाई की वजह, दूसरी प्रोफेसर रमन भी एक व्याख्यान के सिलसिले में अमेरिका गए थे। प्रोफेसर रमन ने सुधा को बधाई दी और चाय नाश्ता करके उन लोगों से विदा ली। प्रोफेसर रमन के जाने के बाद सुधा टीवी में न्यूज़ देखने लग गई। आज अजीब सी बेचैनी हो रही थी सुधा को। वह बार बार न्यूज़ चैनल बदलती जा रही थी। तभी एक न्यूज़ चैनल में एक हेडलाइन फ्लैश हुई। सुधा के हाथ में रिमोट का बटन ठहर सा गया। न्यूज़ चैनल में बार बार कश्मीर में एक और आतंकी घटना की बात कही जा रही थी। कुछ ही देर में न्यूज़ चैनल में आतंकी घटना की डिटेल आ गई। समाचारों में यह बताया जा रहा था कि सेना की पेट्रोलिंग टीम पर आतंकवादियों ने हमला किया है, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं और कुछ घायल हैं, जबकि हमलावर सभी आतंकवादियों को सेना के जवानों ने मार गिराया है। यह खबर सुनते ही सुधा के हाथ पांव फूलने लगे। वह दौड़कर डाइनिंग टेबल तक गई और उसने डाइनिंग टेबल के ऊपर रखा अपना मोबाइल उठाया। कांपते हाथों से उसने सुधाकर को फ़ोन लगाया। सुधाकर का फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। वह किचन में काम कर रही माँ के पास गई। माँ को कश्मीर में आज की आतंकी घटना के बारे में बताया। कुछ देर के लिए माँ भी अवाक हो गई। माँ ने सुधा को समझाया कि जरूरी नहीं सुधाकर सेना की उस पेट्रोलिंग टीम में रहा हो। माँ की बात सुनकर सुधा की बेचैनी कम हुई।
वाकई जब इंसान दुख भरी दुविधा में हो तब सांत्वना के दो शब्द औषधि का काम करते हैं। आखिर दुख के समय इंसान को उम्मीद जगाने वाले शब्द और भावनाएं ही तो दुख से उभारती हैं। पर सुधा का दुख आभासी है। वो ऐसा दुख है जो किसी अनहोनी की आशंका के कारण उपजा है। एक बार फिर उसने माँ के सामने ही सुधाकर को फोन लगाया। सुधाकर का फोन अब भी स्विच ऑफ बता रहा था। कुछ सोचते हुए सुधा अपनी स्टडी रूम तक गई और कुर्सी पर बैठकर अपनी सगाई की फोटो एल्बम देखने लगी। उसकी आंखें भारी हो रही थी। फोटो एल्बम को अलमारी में रखकर वह बिस्तर में जाकर लेट गई। सुधाकर के ख्यालों में खोते खोते उसे पता भी नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। वो गहरी नींद में सोई थी और उसकी माँ ने उसे झकझोरते हुए कहा, सुधा सुधा। और सुधा ने अलसाई आवाज में कहा, आ। और उसकी माँ ने उससे कहा, कितना सो गई तो आज, देख शाम के 6 बज गए। सुधा ने टेबल की तरफ इशारा करते हुए अपनी माँ से कहा, माँ मेरा मोबाइल देना, वो टेबल पर रखा है। माँ ने उसे उसका मोबाइल दिया और सुधा के कमरे से बाहर आ गई। सुधा ने फिर से सुधाकर को फ़ोन लगाया। इस बार फ़ोन की घंटी बजी लेकिन सुधाकर ने फ़ोन नहीं उठाया। सुधा ने सोचा कि सुधाकर अभी व्यस्त होगा, बाद में बात कर लूँगी। वह अपने ड्राइंग रूम तक गई और उसने टीवी ऑन किया। तब तक उसकी माँ भी अपने और सुधा के लिए चाय लेकर आ गई। दोनों माँ बेटी टीवी में न्यूज़ देखने लगी। अभी सभी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन चल रहे थे। थोड़ी ही देर में एक न्यूज़ चैनल में एक न्यूज़ एंकर न्यूज़ देने लगा। सबसे पहले उसने आज की कश्मीर की आतंकी घटना की जानकारी दी। वो एक एक कर आतंकी हमले में शहीद सैनिकों के नाम सहित सूचना देने लगा। सुधा ने राहत की सांस ली। तभी वह घायल सैनिकों की सूचना देने लगा। सबसे पहले उसने नाम लिया, कैप्टन सुधाकर शर्मा, बसंत कुंज, नई दिल्ली। एंकर के मुंह से इतना सुनना था कि सुधा के मुंह से जोर की चीख निकली। उसकी मां का घबराहट से पूरा शरीर हिलने लगा। सुधा ने मां की तरफ देखा और झरझर आंसू टपकने लगे सुधा की आंखों से। मां ने सुधा के पास जाकर उसके सिर को अपनी गोद में रख दिया। सुधा के आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। मां ने उसे समझाया कि सुधाकर घायल है, ठीक हो जाएगा। न्यूज एंकर यह भी बता रहा था कि घायल सैनिकों का इलाज जम्मू स्थित आर्मी हॉस्पिटल में हो रहा है। सुबकते हुए सुधा ने एक बार फिर सुधाकर को फोन लगाया। उधर से फोन की घंटी बजी और आवाज आई, हेलो। और इधर से सुधा ने कहा, हेलो सुधाकर। उधर से आवाज आई, जी मैं सुधाकर का मित्र कैप्टन अमित बोल रहा हूं। और सुधा ने कांपती आवाज से कहा, सुधाकर कहाँ है? मैं सुधाकर की पियोन से। और उधर से आवाज आई, जी मालूम है, वो दरअसल सुधाकर आज आतंकी वारदात में घायल हो गए हैं। दायां पैर जख्मी है, अभी बेहोश हैं। डॉक्टर ने स्थिति खतरे से बाहर बताई है। आज रात 9 बजे उनके पैर का ऑपरेशन होगा। और सुधा ने कहा, जी। उधर से आवाज आई, आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। सुधाकर के मम्मी पापा भी दिल्ली से जम्बू वाली फ्लाइट से आ रहे हैं, कल सुबह तक पहुंच जाएंगे, कैप्टन अमित ने कहा। और सुधा ने इधर से कहा, कैप्टन अमित मैं आपको रात को फ़ोन करूंगी। और कैप्टन अमित ने कहा, ठीक है, और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। कैप्टन अमित से बात करके सुधा को थोड़ा राहत मिली। उसने अमित से हुई सारी बातें माँ को बताई। माँ ने उसे समझाया कि दुख की घड़ी निकल गई है, सुधाकर की जान बच गई है, यही सबसे बड़ी बात है। सुधा ने भी सोचा कि दुख तो जीवन का हिस्सा है और दुख के बाद सुख आ जाए तो जीवन जीने का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन उसे सुधाकर की चिंता हो रही थी। माँ किचन में डिनर तैयार कर रही थी और सुधाकर के स्वस्थ होने की कामना ईश्वर से कर रही थी। कुछ ही देर में माँ ने डिनर तैयार किया और डाइनिंग टेबल पर लगा दिया।
सुधा को माँ ने डिनर करने के लिए बुलाया। सुधा का डिनर करने का मन नहीं हो रहा था। माँ के बार बार कहने पर उसने सलाद और एक कटोरी दाल और एक गिलास जूस पिया। डिनर करने के बाद सुधा टीवी पर न्यूज़ देखने लग गई। टीवी पर आज की आतंकी घटना पर चर्चा हो रही थी। साथ ही सेना के जवानों की बहुत बहादुरी की भी चर्चा हो रही थी। किस तरह उन्होंने घात लगाकर छुपे 10 आतंकवादियों को मारा। सुधा का मन न्यूज़ देखने में नहीं लग रहा था। उसे रात के 12 बजे का इंतजार था, जब वो अमित से सुधाकर के ऑपरेशन व उसके बाद उसके स्वास्थ्य की जानकारी ले सके। जैसे तैसे कर रात के 12 भी बज गए। सुधा ने सुधाकर के फोन पर फोन लगाया। उधर से घंटी बजी और आवाज आई, हेलो। और इधर से सुधा ने कहा, अमित जी, सुधाकर का ऑपरेशन हो गया क्या? क्या सुधाकर को होश आ गया? सब कुछ एक ही स्वर में कह गई सुधा। और उधर से अमित ने कहा, जी हाँ, ऑपरेशन सफल रहा। सुधाकर को हल्का होश आ गया है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा, आप चिंता न करें। और इधर से सुधा ने कहा, ठीक है अमित जी, मैं आपसे कल बात करती हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उधर से अमित ने ठीक है कहकर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अमित से फ़ोन करने के बाद सुधा खुश थी। उसका मन हल्का हो गया था। उसने सारी बातें माँ को बताई और वह अपने बेडरूम में सोने चली गई। अगले दिन सुबह सोकर उठकर सबसे पहले उसने अमित से बात की। अमित ने बताया कि सुधाकर को होश आ गया है और अब वो ठीक है। सुधा ने अमित से कहा कि वह सुधाकर से उसकी बात करवा दे, लेकिन अमित ने बताया कि डॉक्टर ने सुधाकर को अभी किसी से भी बात करने के लिए मना किया है। और इसी तरह एक पूरा हफ्ता बीत गया। सुधा को अमित से पता चलता कि सुधाकर अब स्वस्थ है। सुधा अमित से सुधाकर से बात कराने को कहती तो अमित कहता कि डॉक्टर ने मना किया है। आखिर सुधा ने स्वयं ही सुधाकर से मिलने आर्मी हॉस्पिटल जम्मू जाने का निश्चय किया। उसने इंटरनेट से अगले दिन का दिल्ली से जम्मू प्लेन का टिकट बुक किया। फ्लाइट सुबह 11 बजे की थी। अगले दिन सुधा ने ओला बुक किया और टैक्सी से अपने घर प्रीत विहार से एयरपोर्ट के लिए निकल गई। प्लेन ने ठीक 11 बजे दिल्ली से जम्मू के लिए उड़ान भरी और ठीक 1:10 में जम्मू एयरपोर्ट पर प्लेन उतर गया। एयरपोर्ट से बाहर आकर सुधा ने आर्मी हॉस्पिटल तक के लिए टैक्सी ली। लगभग 1 घंटे में सुधा आर्मी हॉस्पिटल के गेट पर पहुंच गई थी। गेट पर सेना के गार्ड द्वारा उसका परिचय व पहचान की औपचारिकता पूरी करने को कहा गया। औपचारिकता पूरी करवा वहाँ से सीधे हॉस्पिटल के रिसेप्शन में गई। सुधाकर किस वार्ड में भर्ती है उसने यह जानकारी ली। उसे बताया गया कि सुधाकर वार्ड नंबर 29 में भर्ती है, जो हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल पर है। सुधा को तीसरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सेना का एक अर्दली भी साथ गया। लगभग 10 मिनट बाद सुधा वार्ड नंबर 29 के बाहर खड़ी थी। वार्ड के बाहर एक नर्स खड़ी थी। अर्दली ने नर्स को सुधा के बारे में बताया। नर्स सुधा को वार्ड के अंदर ले गई। सुधाकर आंखें बंद किए हुए लेटा था। गले तक उसने चादर ओढ़ी थी। सुधाकर को देखकर सुधा दौड़कर उसके बेड तक गई और भर्राए गले से बोली, सुधाकर। सुधाकर ने चौंकते हुए आंखें खोली। सुधा को अपने सामने देखकर उसे आश्चर्य हुआ और उसने कहा, हाँ सुधा। सुधाकर का इतना कहना था कि सुधा सुधाकर से बेल की तरह लिपट गई। उसके आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। लग रहा था जैसे जुबान नहीं, आंसू सुधाकर से शिकायत कर रहे हैं कि तुमने फोन पर क्यों बात नहीं की। सुधाकर की आंखों से भी आंसू टपक पड़े। लगभग 10 मिनट तक दोनों के बीच आंसू गिले शिकवे करते रहे। सुधाकर ने भर्राए गले से सुधा से कहा, सुधा। और सुधा ने कहा, हाँ। इतना कहकर सुधाकर ने अपने शरीर से चादर हटाई। उसका दायां पैर बम विस्फोट में पूरी तरह जख्मी हो गया था, जिसे डॉक्टर ने ऑपरेशन के द्वारा घुटने तक काट दिया था। अगर काटते नहीं तो पूरे शरीर में सेप्टिक हो जाता। और तभी सुधाकर ने सुधा से कहा, मैं अब तुम्हारे लायक नहीं हूं सुधा। सुधा ने एक नज़र सुधाकर का काटा पैर देखा और फिर
सुधाकर की तरफ देखा। सुधाकर ने आंखें बंद की हुई थी। सुधा सुधाकर के सीने से लग गई और बोली, सुधाकर, मैंने तुम्हारे तन से नहीं मन से प्रीत की है। तुम विकलांग देश के खातिर हुए हो। तुम मेरे ही नहीं पूरे देश के हीरो हो। मेरे 100 जन्म तुम्हारे लिए अर्पित हैं, मेरे वीर जवान। तुम मेरी और मेरे वतन की आन बान शान हो। मैं दुल्हन बनेंगी तो तुम्हारी, वरना कुंवारी रहूंगी। इतना कहकर सुधा ने सुधाकर के गालों को अपने होठों से छुआ और वो बोली, मैं तुम्हारी हूं जन्म जन्मांतर तक, मेरे हीरो, मेरे देश के हीरो। और तभी सुधाकर ने सुधा को कसकर अपनी छाती से चिपका दिया और वार्ड में कैप्टन अमित ने प्रवेश किया और वो ये गीत गुनगुनाने लगा, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं।